हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीरज कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं आप सबका फेवरेट चैनल वेव्स क्लासेस, जहां पर हम लोग आज आ गए हैं इलेक्ट्रिसिटी को, जिसको करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, उसका वन शॉट रिविजन्स करने, जो कि बहुत ही मज़ा आने वाला है। उसको बारे में जितना भी फार्मूला हम लोग यूज किए उसका पूरा हम यहाँ पर बताएंगे को फार्मूला का क्या यूजेज है, कैसे यूज कर सकते हैं वो सब, और थोड़ा सा उसके बारे में जो भी है कि कुछ ना कुछ उसके बारे में एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे, जो कि आपको एग्ज़ाम के टाइम में बहुत ही बूस्ट कर देगा, आपका एनर्जी को बहुत ज़्यादा बिल्डअप कर देगा। ये उसके लिए कि जब एग्ज़ाम नज़दीक आ जाए, स्कूल का एग्ज़ाम हो या बोर्ड हो या टेस्ट हो, जब नज़दीक आ जाए तो आप तुरंत रिवीजन कीजिए और जाकर 4 डालिए, यानी कि अच्छा रिजल्ट स्कोर कर लीजिए। लेकिन अगर आप डिटेल में देखना है तो यूट्यूब पर बाकी वीडियो है, जिसको कि जाइए एंजॉय कीजिए, वो बहुत डिटेल में। हम लोग आज यहाँ पर रिविजन्स करने वाले हैं, तो रिविजन जैसे होता है उस रिविजन्स पर हम लोग फोकस करेंगे। तो अगर बात बोला जाए इलेक्ट्रिसिटी मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का सिटी, जहाँ इलेक्ट्रॉन का शहर हो। इलेक्ट्रॉन के शहर के बारे में जहाँ पढ़ता है, इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज, जहाँ पर चार्ज का शहर के बारे में पढ़ा जाता है, चार्ज के बारे में पढ़ा जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। अब जहाँ पर चार्ज का सिटी के बारे में पढ़ा जाए तो उसी को बोला जाता है। तो अब देखो, थोड़ा ध्यान समझो, अब ये चार्ज अगर हमको लाना है तो चार्ज लाने के लिए हमको सबसे पहले लाना पड़ेगा क्या? आइटम। चार्ज कहाँ से आया? आइटम से आएगा। और आइटम कैसा होता है, तो अगर हम लोग बात करें तो आइटम के न्यूक्लियस में 2 पार्टिकल होता है, जिसका नाम होता है प्रोटॉन, और साथ ही साथ क्या होता है, दूसरा नाम क्या होता है? न्यूट्रॉन। तो ये पार्टिकल्स होता है। एक पॉजिटिवली चार्ज, जहाँ पर प्रोटॉन जो होता है, प्रोटॉन को अगर देखा जाए तो प्रोटॉन होता है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। अब पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल का मतलब क्या हुआ? पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, यानी कि प्लस चार्ज होता है। यानी कि इसके ऊपर अगर हम चार्ज बोले, प्रोटॉन का अगर हम लोग चार्ज बोले तो प्रोटॉन का चार्ज होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और ये वैल्यू होता है प्लस में। जबकि मास ऑफ प्रोटॉन अगर हम लोग बात करें, मास ऑफ प्रोटॉन तो वो होता है 1.673 इंटू 10⁻⁻27 kg। जबकि न्यूट्रॉन का हम लोग बात करें तो न्यूट्रॉन पर क्या होता है? नो चार्ज। यहाँ पर तो चार्ज तो नहीं होता है, चार्ज होता ही नहीं, लेकिन हाँ यहाँ पर मास होता है। मास ऑफ न्यूट्रॉन बोला जाए तो 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg, यानी कि दोनों का अगर मास देखा जाए तो सेम ही होता है, थोड़ा सा का अंतर है, यहाँ 3 है, यहाँ पर 5 है, तो मास दोनों का सेम होता है। लेकिन प्रोटॉन पर पॉजिटिवली चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पर नो चार्ज। जबकि अगर बात बोला जाए कि इसके ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है, इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहेगा। अब बात आता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स हम ले तो इलेक्ट्रॉन्स, अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज पार्टिकल है? तो ये चार्ज पार्टिकल है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है यानी कि माइनस चार्ज, तो इसके ऊपर कुछ चार्ज भी होगा। अब इसके ऊपर चार्ज देखा जाए तो -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज होता है। देखो दोनों का चार्ज क्या है? लगभग क्या है? सेम है, चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन एक में माइनस में है तो दूसरे में किस में है? प्लस में। मास ऑफ न्यूट्रॉन बोला जाए, इलेक्ट्रॉन्स बोला जाए तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम ले लेते हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा 9.11 इंटू 10⁻31 kg। इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम होता है। जबकि अगर हम लोग बात करें, इसमें पूरा कंसेप्ट को हम समझे तो आपको इलेक्ट्रॉन्स कैसा दिखाई देगा? तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज दिखाई देगा और प्रोटॉन कैसा दिखाई देगा? पॉजिटिवली चार्ज, और दोनों का चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है। और किसी भी आइटम के अंदर यही 3 फंडामेंटल पार्टिकल होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। लेकिन एक न्यूट्रल, जब भी हम लोग एक आइटम लेते हैं तो आइटम कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल क्यों होता है? क्योंकि किसी भी न्यूट्रल आइटम के अंदर अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन को ही हम लोग बोलते हैं एटॉमिक नंबर। इसी को हम लोग बोलते हैं एटॉमिक नंबर, जिसको कि हम लोग Z द्वारा डिनोट करते हैं।
तो किसी भी न्यूट्रल आइटम के अंदर जितना भी इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही क्या होता है, प्रोटॉन होता है। और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज, इसीलिए आइटम कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। यानी कि अभी तक बॉडी चार्ज नहीं है, लेकिन अगर हमको चार्ज करना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स को हटाना पड़ेगा या प्रोटॉन को। हम प्रोटॉन को तो हटा नहीं सकते हैं क्योंकि प्रोटॉन का है न्यूक्लियस के अंदर। इलेक्ट्रॉन्स को हम आराम से हटा सकते हैं। लेकिन अब देखिए, अब जैसे हम लोग समझते चलते हैं, जहाँ पर नोट्स बनाना है नोट्स अपनाते चलिए, नोट्स बनाइए, देश का विकास कीजिए। ओके, तो अगर हम लोग बात करें कि अगर किसी भी हम दो बॉडी लिए, दो बॉडी ले लिए, एक ए बॉडी हो गया और एक बॉडी बी हो गया। अगर हम लोग बात करें इस बॉडी में और इस बॉडी में, अभी दोनों बॉडी कैसा है, न्यूट्रल है, इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन सेम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन सेम है। लेकिन इस पर से कुछ इलेक्ट्रॉन्स उठाकर यहाँ पर भेज दिया जाए, कुछ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स किससे, होल नंबर में, इंटीग्रल मल्टीपल में। ऐसा नहीं कि आधा इलेक्ट्रॉन्स, 2.5 इलेक्ट्रॉन्स कभी नहीं ट्रांसफर होगा। तो यानी कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से उठाकर यहाँ पर रख दिया जाए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का कमी हो जाएगा। जबकि यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स का मात्रा यहाँ बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाने की वजह से, अब बताइए कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन तो संख्या में सेम था। अब यहाँ से जैसे कि मान लीजिए कि आप ऐसा ले लीजिए कि 11 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ था और 11 प्रोटॉन था, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ चला गया तो क्या हो जाएगा, अब एक के चला गया, मान लीजिए कि 10 इलेक्ट्रॉन्स बचा और प्रोटॉन कितना, अभी भी 11 है। तो इलेक्ट्रॉन्स का कमी होगा, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल घट गया, तो इसीलिए पार्टिकल्स कैसा हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। एकदम अच्छा समझना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स घट गया, यहाँ से यहाँ चला गया तो पॉजिटिव चार्ज। जबकि अगर हम बात करें कि जैसे इसमें 17 इलेक्ट्रॉन्स, 17 इलेक्ट्रॉन्स और 17 क्या है, प्रोटॉन है। अगर एक इलेक्ट्रॉन्स को ले लेता है, तो इसके ऊपर अब की बार कितना हो जाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि प्रोटॉन 17 है लेकिन 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गया, यानी कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल का संख्या बढ़ गया, जिसके वजह से पार्टिकल्स कैसा चार्ज हो जाएगा, तो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। That means there are two types of charge, one is called positive and another is called negatives। जो बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को देता है उसके ऊपर प्लस चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन्स को लेता है उसके ऊपर कैसा चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है। और ये चार्ज का वैल्यू कितना होता है, तो Q इक्वल टू कितना होता है, NE, जहाँ पर N को हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, +-1 +-2 +-3। जबकि इलेक्ट्रॉन्स क्या बोलते हैं, E क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज। ये कितना होता है, मैग्नीट्यूड, यानी कि 1.602 × 10⁻⁻19 कूलम, यानी कि हमेशा प्लस। अब देख लेना है, अगर यहाँ से यहाँ एक बॉडी पर चार्ज गया, मतलब यहाँ से यहाँ एक इलेक्ट्रॉन छूट के गया, तो इस बॉडी पर चार्ज हो जाएगा, इस बॉडी पर जो चार्ज का वैल्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा +1E, यानी कि 1 × 1.602 × 10⁻⁻19 कूलम। अब कूलम क्या है, चार्ज का एसआई यूनिट, चार्ज का एसआई यूनिट। अब बात याद रख लीजिए, यहीं पर हम नोट लिख देते हैं, नोट। अब बात बोला जाए एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, तो एसआई यूनिट ऑफ चार्ज को हम बोलते हैं कूलम बोलते हैं, जिसको कि C द्वारा डिनोट करता है। तो इसीलिए अब ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 1.602 × 10⁻⁻19 कूलम, ये प्लस में हो गया। लेकिन यही अगर इस पार्टिकल पर अगर बोला जाए चार्ज कितना हो जाएगा, QB इक्वल टू, तो -1E, यानी कि -1 × 1.602 × 10⁻⁻19 कूलम, यानी कि वैल्यू हो जाएगा -1.602 × 10⁻⁻19 कूलम, ये चार्ज। यानी कि चार्ज हमेशा क्या होता है, कंजर्व्ड होता है। जितना चार्ज, देखो चार्ज कहीं नाश नहीं है, यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, तो जितना ये प्लस में होगा उतना ही ये क्या होगा, माइनस में होगा, बस, जिसके वजह से चार्ज आ रहा है। तो चार्ज के बारे में समझ गए, चार्ज कैसे हुआ, Q इक्वल टू NE, ये फार्मूला याद रखना है। पहला फार्मूला यही है, Q इक्वल टू NE, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर। इसी को बहुजन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोल देता है। डिटेल में जानना है, हम बोले कि बार बार यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यहाँ पर रिवीजन कीजिए। ओके, अब बात आता है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट होता क्या, इलेक्ट्रिक करंट है क्या। तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक
करंट के बारे में, यानी कि करंट के बारे में और क्या है। तो इलेक्ट्रिक करंट है क्या, उसके बारे में जाना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम जाने तो हम एक चीज़ बताना चाहते हैं कि यहाँ पर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, हम लोग इसको बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम one cross section area to another cross section area। मतलब एक क्रॉस सेक्शन एरिया से दूसरा क्रॉस सेक्शन एरिया, जैसे कि हम मान लेते हैं कि हम एक ये कंडक्टर लेते हैं सुंदर सा एंड सुशील सा। अब ये कंडक्टर में ये इसी को हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स मतलब कि चार्ज मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मतलब कि आई इक्वल टू हम लोग बोलते हैं क्यू बाई क्या बोलते हैं, टी बोलते हैं। आई इक्वल टू क्यू बाई क्या बोलते हैं, टी, क्यू बाई टी। या क्यू को अभी हम बताए थे, क्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, एन ई बोलते हैं। तो इसी फार्मूला को और भी अलग अंदाज में लिखा जाता है, एन ई बाई क्या लिखते हैं, टी, एन ई बाई टी लिखते हैं। क्यू बाई टी हो गया या एन ई बाई क्या हो गया, टी हो गया। अब बात आता है, देखो यही एक क्रॉस सेक्शन एरिया से दूसरा एक क्रॉस सेक्शन एरिया में जो चार्ज गया तो कितना रेट से गया, कितना रेट से गया। देखो मिनिमम चार्ज कितना हो सकता है, मिनिमम चार्ज कितना हो सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर। 1 इलेक्ट्रॉन जा सकता है 1 सेकेंड में, जो भी 1 इलेक्ट्रॉन्स गया या 2 इलेक्ट्रॉन्स गया। अब एक बात हम थोड़ा और समझते हैं, एक एंड से दूसरा एंड तक अगर जितना स्पीड से चार्ज जाएगा, मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ 1 सेकेंड में 5 कूलम चार्ज गया, तो 5 कूलम चार्ज गया तो करंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 एम्पियर। क्यों करंट का ऐसा यूनिट हम बोले तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, एम्पियर। कैसे सर, देखो आई इक्वल टू क्या बोलते हो, क्यू का कूलम हो गया, ये सेकंड हो गया, तो कूलम पर सेकंड, और इसी को एम्पियर साइंटिस्ट थे जिनके सम्मान में नाम दे दिया गया एम्पियर। ठीक है, तो एम्पियर। तो अब यहाँ से देखो जितना चार्ज यहाँ से यहाँ जितना चार्ज उठ कर जाएगा, मान लो 1 सेकंड में अगर 4 कूलम गया तो 4 एम्पियर करंट, अगर 5 कूलम गया तो 5 एम्पियर करंट, 10 कूलम गया तो 10 एम्पियर का करंट। यही फील है, दम फील लीजिए, दम समझते रहिए। और बात थोड़ा समझा जाए। अब कभी कभी जाता है कि 1 एम्पियर को डिफाइन कीजिए, डिफाइन 1 एम्पियर करंट। अब आपका एग्जाम में आ जाता है तो डिफाइन 1 एम्पियर करंट बहुत ही आसान है। क्या कीजिए, हम क्या एक काम करेंगे कि आपको बोलेंगे कि इफ़ Q इक्वल टू 1 कूलम एंड T इक्वल टू 1 सेकेंड, तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा, I इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 कूलम बाई 1 सेकेंड, यानी कि इसी को हम बोलेंगे 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर कोई पूछे कि 1 एम्पियर क्या है, तो हम बोल सकते हैं कि 1 एम्पियर इज दैट करंट व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज flow in 1 second from one cross sectional area to another cross section। मतलब 1 सेकेंड में 1 अगर कूलम चार्ज यहाँ से यहाँ गया एक सेक्शन से दूसरा सेक्शन में, तो उस केस में हम उसमें करंट का वैल्यू कितना बोलेंगे, तो बोलेंगे कि 1 एम्पियर करंट क्या है। कि 1 एम्पियर करंट क्या है, इट मे बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ 1 कूलम चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड फ्रॉम 1 क्रॉस सेक्शन एरिया टू अनदर क्रॉस सेक्शन एरिया। तो इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। अब बात आता है, थोड़ा सा बात समझिए और बात समझिए। कभी कभी करंट को बोलता है कि मेजर कीजिए, तो करंट को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है, इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ करते हैं, तो इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर यूज होता है, उसको बोलते हैं आममीटर। अब आममीटर यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट यूज होता है। तो अब आममीटर क्या है, थोड़ा समझा जाए। आममीटर है क्या, कुछ नहीं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। आममीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे करंट को हम लोग मेजर करते हैं, करंट को मेजर करते हैं। ऐसे ए लिखा रहता है, ऐसे एक जगह प्लस और एक जगह माइनस। हाँ, ये हमेशा सीरीज में कनेक्टेड रहता है। जिस डिवाइस का करंट मेजरमेंट करना है उसके सीरीज में हमेशा आममीटर को कनेक्ट किया जाता है। क्योंकि करंट जब भी आप मेजर करते हैं तो पूरा घर का करंट मेजरमेंट करते हैं, पूरा सर्किट का करते हैं। अब ये नहीं कैसा कि मतलब तुम थोड़ा सा करंट मेजर करेंगे, मतलब हर अप्लाइंसेस का अलॉन्ग करंट मेजर नहीं।
अब कभी भी जैसे कि हम बताएंगे, जैसे कि आपके घर में जो मीटर लगा है, मीटर कहाँ लगा है, सीरीज में लगा है, पूरा करंट उससे पास कर रहा है, जिससे मालूम चल जाएगा उसका रीडिंग कितना उठ रहा है। तो ये आमीटर, आमीटर क्या काम होता है, करंट को मेजर करना। आमीटर हमेशा कहाँ कनेक्ट किया जाता है, तो बोला जाए तो आपको याद रखना पड़ेगा कि आमीटर हम लोग हमेशा सीरीज ऑफ द सर्किट कनेक्ट करते हैं, सर्किट या अप्लायंसेस के सीरीज में। अब बात आता है कि करंट एक कैसा क्वांटिटीज है। करंट एक, तो आप याद रखिए, करंट एक स्केलर क्वांटिटीज है। पहले आपको याद रखना पड़ेगा कि ये एक कैसा क्वांटिटीज है, तो स्केलर क्वांटिटीज। अब स्केलर क्वांटिटीज का मतलब क्या होता है, सर इसके पास तो डायरेक्शन है। हाँ देखो, इसके पास दो चीज़ है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। अगर हम बात करें तो मैग्नीट्यूड भी है और साथ ही साथ डायरेक्शन भी है, लेकिन फिर भी ये स्केलर क्वांटिटी है। मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शंस है। डायरेक्शंस कैसे, आप याद रखिए, करंट का डायरेक्शंस हमेशा, अगर हम लोग एक सेल लेते हैं, बैटरी लेते हैं, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं, नेगेटिव टर्मिनल। तो इधर से पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकालते हैं, इधर से इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं। तो हमेशा डायरेक्शन ऑफ करंट, फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज का अपोजिट डायरेक्शन होता है, यानी कि डायरेक्शन ऑफ करंट is always opposite in direction of flow of electron। तो हम देखें कि यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑलवेज अपोजिट इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो का अपोजिट डायरेक्शंस में होता है। जबकि अगर हम लोग यहीं पर अगर बात करें कि डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑलवेज इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज यानी कि हम प्रोटॉन ले लेते हैं आपके पास, प्रोटॉन के डायरेक्शंस में होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन्स का अपोजिट डायरेक्शन होता है। और हम लोग का सिलेबस में जो भी है इलेक्ट्रॉन्स है, तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो के डायरेक्शंस में हमेशा अपोजिट डायरेक्शंस में करंट का डायरेक्शंस होता है। और मैग्नीट्यूड तो होता ही है, आप ये भी जानते हैं कि मैग्नीट्यूड होगा, कि करंट का कोई ना कोई मैग्नीट्यूड होगा। जैसे कि अगर बोला जाए 2 एम्पियर होगा, या कहीं कहीं 2 मिली एम्पियर वर्ड यूज होता है। 2 मिली एम्पियर, मिली का मतलब होता है 10⁻³ एम्पियर, या कहीं कहीं 2 माइक्रो एम्पियर यूज होता है। तो 2 माइक्रो एम्पियर मतलब 10⁻⁻6 एम्पियर, या कभी कभी 2 नैनो एम्पियर मतलब कि ये हो जाएगा कितना, 10⁻⁹ एम्पियर। तो ये सब फिर भी ये स्केलर क्वांटिटी है। कारण क्या है, क्योंकि इसका रिजल्टेंट जो है एंगल पर डिपेंड नहीं करता है। जैसे इस कंडक्टर में अगर करंट यहाँ पर 2 एम्पियर का फ्लो किया, इधर से 3 एम्पियर का, तो ओवरऑल मिला के 5 एम्पियर ही होगा। यहाँ का बीच का एंगल कुछ भी हो, ये डिपेंड नहीं करता है 60 डिग्री हो या यहाँ पर बोला जाए कि 90 डिग्री एंगल हो, इट डजेंट मैटर। अगर 2 एम्पियर करंट है, 3 एम्पियर है, तो ये 5 एम्पियर ही होगा। यानी कि इसका रिजल्टेंट जो है एंगल पर डिपेंड नहीं कर रहा है। इस चीज़ को आपको याद में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो एक छोटा सा क्वेश्चंस लेते हैं। बहुत हम क्वेश्चंस को इंग्लिश पूरा बहुत बड़ा बड़ा लिखेंगे नहीं, ऐसे ही बस समझाएंगे। मान लेते हैं कि एक कंडक्टर है, एक कंडक्टर में कंडक्टर है। अब इस कंडक्टर में यहाँ से इस एंड से इस एंड, मतलब ए एंड से बी एंड पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होकर गया कितना, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होकर गया 2 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स। कितना में, यहाँ पर क्वेश्चन सुन जाएगा इन टाइम 10 सेकेंड में। 10 सेकेंड में ऐसा हुआ कि इस एंड से यहाँ तक कुछ इलेक्ट्रॉन्स उठकर गया। कितना इलेक्ट्रॉन्स उठ के गया, इतना। तो बताना है कि उस केस में करंट का वैल्यू कितना होगा। तो बहुत ही आसान है। अब करंट का फार्मूला क्या होता है, I = Q/T, या इसी को NE/T द्वारा डिनोट करते हैं। तो हम लोग ये वाला फार्मूला डालेंगे, I = N का वैल्यू दिया है, हाँ सर दिया है, 2 × 10⁻19, और इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज मतलब मैग्नीट्यूड लेना है, यहाँ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होता है, तो 1
1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम बाई 1.602 भी लिख सकते हो, टेंशन मत लेना। 1.602 को लगभग 1.6 भी लेकर क्वेश्चन को बना सकते हो और सही आएगा। थोड़ा सा इधर उधर होने से कोई मतलब नहीं है कि थोड़ा सा इधर उधर। ओके, डिवाइड बाई 10 तो कितना हो जाएगा, जब इसको इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 32 इंटू 10⁻19 यानी कि 3.2 बाई क्या हो जाएगा 10, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा, 0 का तो वैल्यू 1 हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा 0.32 एम्पियर का करंट, इतना का करंट फ्लो करे। ठीक है, इस बात को याद है। अब बात आता है कि करंट आखिर में फ्लो क्यों कर रहा है। तो करंट फ्लो करने के लिए कुछ ऐसा चीज़ है जो कि यहाँ पर रोल प्ले कर रहा है, जिसको का नाम हम बोलते हैं पोटेंशियल का डिफरेंस। यानी कि यहाँ पर करंट को फ्लो कराने में एक ही चीज़ का योगदान है, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या इसी को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि यही करंट को फ्लो करने में योगदान दे रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या, देखो कोई ना कोई जैसे कि हीट ट्रांसफर होता है तो हमेशा हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, यानी हाइयर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। तो पोटेंशियल क्या है, तो बोला जाए कि एक चार्ज को इन्फिनिटी से पी पॉइंट में लाने में एक चार्ज क्यू नॉट को हम जनरली बोलते हैं टेस्ट चार्ज, या इसी को हम बोलते हैं वेरी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, जिसी को हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज, वेरी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज। तो इसको इन्फिनिटी से इस पी पॉइंट पर ले जाने में जितना भी वर्क डन हुआ एक्सटर्नल वर्क जो भी है, कहाँ से कहाँ, इन्फिनिटी से पी पॉइंट पर ले जाने में वर्क डन बाई टेस्ट चार्ज को ही हम लोग क्या बोलते हैं पोटेंशियल। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब यहीं पे एक बात आता है कि ये पॉइंट पी है, अगर हम यहीं पर एक पॉइंट, हम यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं जिसको हम क्या कहते हैं क्यू। तो बोलो यहाँ से यहाँ पर चार्ज को ले जाने में फिर वर्क डन क्या करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ ले जाने में वर्क डन कितना करना पड़ेगा। तो यहाँ से यहाँ अगर क्यू पर अगर हम ले जाए तो क्यू पर ले जाए तो अब की बार क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी से कहाँ लेके चले गए क्यू पॉइंट पर, बाई क्या हो जाएगा क्यू नॉट टेस्ट चार्ज। अब इसी केस में इस दोनों पॉइंट का ये एक P हो गया और एक क्या हो गया Q, ये इस पर P पर पोटेंशियल का ये फॉर्मूला हो गया। पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल को हम बोलते हैं द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ वेरी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ गिवन पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड बाई द टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब इन्फिनिटी से इस पॉइंट पर ले जाने में जितना भी वर्क डन किया गया बाई टेस्ट चार्ज को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी कि पी पर ये हो गया क्यू हो गया। अब इस दोनों पॉइंट का अगर पोटेंशियल का डिफरेंस देखा जाए तो अब एक बात बताओ कि यहाँ से यहाँ ले जाने में वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा कि यहाँ से यहाँ ले जाना। क्लियर बात है कि यहाँ से यहाँ ले जाने में वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा, यहाँ पर वर्क कम करना पड़ेगा। यानी कि इस पॉइंट पर पोटेंशियल ज़्यादा है और इस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या है, कम है। यानी कि यही पोटेंशियल का जो डिफरेंस हुआ दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। इसी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। यानी पोटेंशियल डिफरेंस को ऐसे भी लिखा जाता है कि वर्क डन कहाँ से कहाँ हमको करना पड़ा। तो चार्ज को हम लोग को P से Q ले जाने में जो भी वर्क डन किया गया, P से Q ले जाने में बाई टेस्ट चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं पोटेंशियल का डिफरेंस। इस बात को याद रखो, यहाँ से यहाँ पर ले जाना। अब बात आता है कि इसका यूनिट क्या होता है। यूनिट क्या होता है, यूनिट लेते हैं हम लोग वोल्ट। क्यों, देखो पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क बाई क्या है चार्ज, नॉर्मल बात समझा जाए। हाँ, एक बात आप ये भी याद रखेंगे कि एक्सटर्नल वर्क होता है, ये सब बहुत डिटेल में है, इसलिए एक्सटर्नल वर्क हो गया। एक्सटर्नल वर्क लेते हैं। अब बात आता है कि एक बात और भी आता है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू 0 होगा, एकदम आराम से ले जाना धीरे धीरे। अब यहाँ पर इसका यूनिट अगर बोले तो क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा, नीचे कूलम हो जाएगा। तो जूल पर कूलम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं वोल्ट बोलते हैं, भी दोबारा डिनोट करेंगे। और वर्क स्केलर क्वांटिटी, चार्ज भी कैसा है स्केलर क्वांटिटी, तो ये भी एक स्केलर क्वांटिटीज ही हो जाता है।
इसको भी हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। हाँ, एक बात और ध्यान रखिए, क्या याद रखिए कि अब इसको मेजर करने के लिए हम लोग वोल्ट मीटर को यूज़ करते हैं। जैसे कि करंट को मेजर करने के लिए आम मीटर का यूज़ करते थे, तो यहाँ पर इसको वोल्ट मीटर का यूज़ करते हैं, भी लिखा रहता है वोल्ट मीटर। अब वोल्ट मीटर को कहाँ कनेक्ट किया जाता है, तो पैरेलल में जिस अप्लायंसेस का वोल्टेज को मेजर करना है उसके पैरेलल में हमेशा वोल्ट मीटर को लेकर कनेक्ट करते हैं, और वो पैरेलल में कनेक्ट करने से हमको मालूम चल जाता है कि उसके अलोंग का पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है। एक बात याद रखो, पोटेंशियल का डिफरेंस क्या है, तो बहुत ही आसान है। किसी कंडक्टर के द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एंड्स ऑफ अ कंडक्टर इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस। किसी भी कंडक्टर के दो एंड्स के पोटेंशियल का डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। और करंट जो फ्लो कर रहा है, करंट कभी भी फ्लो करता है तो हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करता है। हमेशा याद रखिए, करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फ्लो करता है, हमेशा। और क्यों फ्लो कर रहा है, अब एक बात और करंट को लेकर याद रखिए कि व्हेन ऐसा हो कि डेल्टा वी का वैल्यू 0 हो जाए। डेल्टा वी का 0 मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू 0 हो जाए, देन करंट इज ऑल्सो 0। तब उस केस में करंट का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। करंट उसीलिए फ्लो कर रहा है क्योंकि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल और पोटेंशियल का डिफरेंस होने की वजह से। जैसे किसी भी कंडक्टर के अलोंग करंट फ्लो कर रहा है तो क्लियर बात है कि इसमें करंट जा रहा है, तो इस दोनों एंड का पोटेंशियल का डिफरेंस क्या होगा, अलग अलग होगा। मान लेते हैं कि ए का पोटेंशियल ज़्यादा है और बी का कम है, तो करंट हायर से लोअर यानी कि ए से बी की तरफ जाएगा। हमेशा हायर से लोअर में करंट का फ्लो होता है। इसीलिए जब भी हम एक बैटरी लेते हैं तो बैटरी में हम बोलते हैं, इसको हम लोग बोलने के लिए तो बोल देते हैं कि प्लस टर्मिनल है और इसको माइनस, लेकिन ओरिजिनल में बोला जाता है, इसको बोला जाता है हायर पोटेंशियल, और यहाँ पर बोला जाता है इसको लोअर पोटेंशियल। तो करंट इसीलिए हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है, इसीलिए सर्किट में घूमते हुए आता है। हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा करंट का फ्लो होने का कारण क्या है, सबसे बड़ा योगदान है पोटेंशियल का डिफरेंस का। पोटेंशियल का डिफरेंस अब इसको मेजर किस द्वारा करते हैं, वोल्ट मीटर द्वारा। अब कभी कभी आता है कि 1 वोल्ट पोटेंशियल को डिफाइन कीजिए, सर आसान है, हलवा है। V इक्वल टू W क्या हो गया, Q, यानी कि यहाँ पर इसको 1 जूल ले लिया जाए, इसको 1 कूलम ले लिया जाए, तो ये क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट हो जाएगा। तो 1 वोल्ट पोटेंशियल क्या है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि 1 वोल्ट पोटेंशियल है द व्हेन चार्ज टेकन या ब्रिंग फ्रॉम अ इन्फिनिटी टू, या ये बोल सकते हैं सॉरी, वर्क डन बाय अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि वर्क इन्फिनिटी से गिवन पॉइंट पर लाने में चार्ज को जितना भी वर्क डन किया गया, अगर वो वर्क डन 1 जूल का हो और जो चार्ज लेकर जा रहे हैं अगर वो 1 कूलम का हो, तो वर्क बाय चार्ज का रेशियो को हम क्या बोलते हैं, 1 वोल्ट। यानी कि ऐसे समझ सकते हैं 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो यहाँ से एक एंड से दूसरे एंड पर 1 कूलम का चार्ज ले जाने में अगर 1 जूल का वर्क डन हो, 1 कूलम का चार्ज ले जाने में अगर 1 जूल का वर्क डन हो, तो उस केस में बोल सकते हैं कि पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है, 1 वोल्ट का पोटेंशियल का डिफरेंस है। आप इसको बात को याद रखिए अच्छा से, ठीक है, याद रखिए एकदम अच्छा से। चलिए आगे चलते हैं। अब बात आता है कि जब भी हम लोग कोई इलेक्ट्रिक सर्किट लेते हैं, तो इलेक्ट्रिक सर्किट आप जब भी लेते हैं, सर्किट मतलब कैसे, सर्किट डायग्राम। सर्किट में पहला तो एक बैटरी होता है, फिर की होता है, और यहीं पर एक आमीटर भी लगाया जाता है, आमीटर। अब यहाँ पर आपके अकॉर्डिंग, सुविधा के अकॉर्डिंग अगर बल्ब लगाना चाहते हैं बल्ब लगा दें, पंखा लगाना चाहते हैं पंखा, ड्राइंग पर ध्यान नहीं देना है, भावनाओं को समझना है। अगर ट्यूबलाइट लगाना चाहते हैं तो ट्यूबलाइट लगा दिए, ठीक है, ऐसे लगा दिए। तो बैटरी है तो यहाँ से करंट निकला, डेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक्स। अब यहाँ पर आमीटर देखो, आमीटर हमेशा किस में कनेक्टेड है, सीरीज में, हमेशा।
जबकि वोल्ट मीटर अगर हमको मेजरमेंट करना होगा तो वोल्ट मीटर हमेशा हर डिवाइस का अलग अलग पैरेलल में हम लोग वोल्ट मीटर कनेक्ट करेंगे हमेशा, क्योंकि वोल्टेज हर अप्लायंसेस का अलग अलग वोल्टेज होता है, तो हम लोग सबका अलग अलग, जैसे इसका V1, V2, V3 हमको अलग अलग निकालना पड़ेगा। ठीक है, वोल्ट मीटर वोल्टेज को हमको मेजर करना पड़ेगा। इस चीज़ को याद रखिए। की क्या है, की का सिंबल ये होता है, ये की होता है। की क्या करता है, ऑन ऑफ का काम करता है। की का सिंबल कभी कहीं ऐसे भी बनाया हुआ मिलेगा आपको, जैसे ये है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये ओपन की है। ये कैसा है, ओपन की। ओपन की मतलब कि करंट नहीं फ्लो कर रहा है, नो फ्लो करंट, करंट का फ्लो नहीं हो रहा है। जबकि अगर यहीं पर अगर इस डिवाइस को ऐसा कर दिया जाए, यहाँ से जोड़ दिया जाए, तो ये कैसा हो जाएगा, क्लोज्ड सर्किट हो जाएगा, क्लोज्ड की हो जाए, यानी कि यहाँ पर करंट ड्रॉन करेगा। ये चीज़ को आप याद रखिए। कहीं कहीं एक वर्ड यूज और कर लिया जाता है, गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर का अगर हम लोग बात करें तो गैल्वेनोमीटर एक काम करता है करंट इंडिकेटर जैसा। ये कैसा काम करता है, करंट इंडिकेटर जैसा। करंट इंडिकेटर जैसा सर्किट में काम करता है कि करंट फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है, उस चीज़ को इंडिकेट करने के लिए काम करता है। जी द्वारा डिनोट करते हैं हमेशा, जिसके द्वारा हमको जिसके अलॉन्ग देखना है कि जैसे होता है नहीं कि उसमें डिफ्लेक्टर रहता है, उससे डिफ्लेक्ट करता है, तो समझिए कि करंट फ्लो कर रहा है। अगर डिफ्लेक्शन जीरो है यानी कि नल डिफ्लेक्शन, यानी कि जीरो पर में अगर हम बात करते हैं कि जीरो पर अगर हैंड है उसका जीरो पर है, तो उस केस में डिफ्लेक्शंस नहीं हो रहा है, तो यानी करंट ड्रॉन नहीं हो रहा है। अब बात आता है तीसरी चीज़ को लेते हुए, एक साइंटिस्ट है जो कि बहुत ही फेमस साइंटिस्ट, जिनका नाम था ओम्स। और ओम्स आकर अपना एक लॉ दे दिया। ओम्स का लॉ क्या है, तो ओम्स का लॉ है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, पहला चीज कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इस चीज़ को याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज। एट कांस्टेंट टेम्परेचर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एंड, potential difference across ends of conductor, metallic conductor of metallic conductor। ओहो, स्पेलिंग पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। कंडक्टर, मेटालिक कंडक्टर is directly proportional to current flowing in circuit, current flowing in circuit, यानी कि जितना भी सर्किट में करंट फ्लो कराया जाएगा उतना, यानी कि हम बोल सकते हैं कि जितना ज़्यादा किसी कंडक्टर के अलॉन्ग जितना ज़्यादा पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, जैसे ये कोई कंडक्टर है तो इसके अलॉन्ग जितना पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, जैसे हम मानते हैं कि भी पोटेंशियल का डिफरेंस है या डेल्टा भी, जिसको कि भी ए माइनस बी, तो जितना ज़्यादा पोटेंशियल का डिफरेंस बढ़ेगा करेंट उतना ज़्यादा क्या करेगा, फ्लो करेगा। क्योंकि अभी हम बताएं कि पोटेंशियल क्या काम करता है, करंट को फ्लो करने में मदद करता है, तो यानी कि जितना ज़्यादा पोटेंशियल का डिफरेंस होगा करंट फ्लो करेगा। यानी कि इसी चीज़ को लेते हुए बोले कि भी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाता है, आई, या इसी को हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी। एक सिंपल भाषा में कि किसी कंडक्टर में करंट अगर फ्लो कर रहा है, हाँ एक कंडीशन आप याद रखिएगा कि एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर ये नहीं लिखिएगा, नंबर कट जाएगा। और ये भी एक मेटालिक कंडक्टर ही ओम्स लॉ को फॉलो करता है। तो अब अगर हम बात करें तो उस केस में जितना भी करंट, जितना पोटेंशियल का डिफरेंस होगा करंट उतना ज़्यादा फ्लो करेगा। यानी कि भी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, आई, भी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, आई को बोलते हैं करंट, और भी इक्वल टू यहीं पर आ जाता है आई आर, जहाँ का आर को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। अब रेजिस्टेंस ऑफ ये क्या है, कंडक्टर। रेजिस्टेंस कैसे प्रोड्यूस होता है, इट प्रोड्यूसेस ड्यू टू कोलिजन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे कि आप मान लीजिए जब इसमें करंट जा रहा है तो करंट का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स
अब इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जब जाएगा तो उस केस में कंडक्टर के मॉलिक्यूल्स के साथ, आइटम्स के साथ उसका कोलिजन होगा, और वही कोलिजन्स की वजह से क्या प्रोड्यूस होता है, रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है, रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है। अब रेजिस्टेंस कभी भी V और I पर डिपेंड नहीं करता है। रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है, अभी आगे बताएंगे। V और I पर डिपेंड नहीं करता है, यानी कि रेजिस्टेंस इक्वल टू अगर हम लोग बोले तो यहाँ से रेजिस्टेंस ये हो गया, V इक्वल टू क्या हो गया, IR हो गया। तो इस बात को याद रखिए, मटेरियल पर डिपेंड करेगा, लेंथ पर डिपेंड करेगा, क्योंकि लेंथ जितना बढ़ेगा कोलिजन्स बढ़ेगा, तो वो सब। अब इसी को लेते हुए ओम से एक ग्राफ पेश करते हैं, किसका, V वर्सेस I का। तो ये जब ग्राफ दिए तो यहाँ पर इनको क्या मिला, स्ट्रेट लाइन मिला, यानी कि लीनियर ग्राफ मिला, यानी कि स्ट्रेट लाइन मिला, इक्वल स्लोप मिला, ऐसा। ये ओम्स लॉ का फॉलो करने वाला। ओम्स लॉ जब भी फॉलो करता है मतलब जितना I बढ़ा, V बढ़ा, I बढ़ा, मतलब जितना पोटेंशियल का डिफरेंस बढ़ेगा करंट उतना ज़्यादा बढ़ते जाएगा। ये हो गया ओमिक कंडक्टर। ये जो ओम्स लॉ को फॉलो किया इसी को कहीं कहीं बोला जाता है ओमिक कंडक्टर। और जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है तो उसका ग्राफ ऐसे टेढ़ा मेढ़ा होता है, टेढ़ा में। अब यानी कि ये क्या हो जाएगा, I हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, V, टेढ़ा मेढ़ा ग्राफ होगा। यानी कि ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, ये इसको इसीलिए कहीं कहीं नॉन ओमिक कंडक्टर बोल जाता है। इसको क्या बोला जाता है, नॉन ओमिक कंडक्टर। अब नॉन ओमिक कंडक्टर में क्या आ जाएगा, जैसे एक डायोड आ जाएगा, सेमी कंडक्टर आ जाएगा, जबकि ओमिक में क्या आ जाएगा, मेटालिक कंडक्टर। जितना भी मेटालिक कंडक्टर है वो सब ओमिक कंडक्टर में आता है। इस चीज़ को आपको याद रखना पड़ेगा एकदम अच्छा से, इस ग्राफ को। तो क्वेश्चंस में आता है, एग्जाम में क्या आता है, स्टेट्स ओम्स लॉ, स्टेट्स ओम्स लॉ विद द ग्राफ। तो ग्राफ के द्वारा आप दिखा दीजिए लीनियरली ग्राफ, बस एंजॉय कीजिए। हाँ, हमेशा लिखिए कि V क्या है, वेयर V इज पोटेंशियल डिफरेंस, I इज करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर एंड R इज रेजिस्टेंस प्रोड्यूस इन अ कंडक्टर्स। ठीक है, तो यही ओम्स लॉ है, इस चीज़ को याद रखेंगे। अब बताता है कि रेजिस्टेंस होता क्या। अब देखो थोड़ा जानते हैं इसके बारे में। तो V इक्वल टू क्या आया, IR, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/I। रेजिस्टेंस होता क्या है, तो रेजिस्टेंस क्या होता है कि जब कंडक्टर में करंट फ्लो करता है, करंट मतलब कि चार्ज फ्लो करता है, चार्ज मतलब कि इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, तो उसके दौरान कोलिजन्स जब होता है इलेक्ट्रॉन्स का मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल के साथ, तो उसके बाद रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है। अब बताता है कि इसका SI यूनिट क्या हो जाएगा रेजिस्टेंस का। तो SI यूनिट हम लोग लेते हैं, इसका क्या हो गया, वोल्ट हो गया, बाई क्या हो गया, एम्पियर। तो वोल्ट पर एम्पियर, जिसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, ओम बोलते हैं। अब बताता है कि ओम का सिंबल क्या हो जाएगा। तो ओम का सिंबल सर हम लेंगे तो ये ले लेंगे ओम का सिंबल। तो नहीं, ये ओम का सिंबल नहीं लेना है, ये नहीं, ये लेना है ओम का सिंबल। ये ऐसे टोपी पहना देना है, टोपी ऐसे, ये ओम का सिंबल। ठीक है, अब बात आता है कि ओम क्या है इसका यूनिट। तो कभी कभी बोल देता है कि वन ओम को डिफाइन कीजिए। तो हम क्या करते हैं, 1 ओम को डिफाइन करते हैं इफ V इक्वल टू कितना लेते हैं, 1 वोल्ट, एंड I इक्वल टू कितना लेते हैं, 1 एम्पियर। जब ऐसा ले लेंगे तो देन R इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट बाई 1 एम्पियर, यानी किसी को हम बोलेंगे 1 ओम। तो कोई बोले कि 1 ओम रेजिस्टेंस क्या है, तो हम लोग सर इजीली बता सकते हैं कि 1 ओम रेजिस्टेंस इज डायरेक्ट रेजिस्टेंस विच इज प्रोड्यूस्ड इन अ कंडक्टर व्हेन 1 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग इन अ कंडक्टर, when 1 ampere current is flowing in a conductor when potential difference across ends of a conductor is 1 volt। यानी कि जब potential difference across ends of a conductor अगर 1 volt हो, उस केस में अगर 1 ampere current फ्लो करता है तो उसके दौरान जितना भी कोलिजन्स हुआ इलेक्ट्रॉन्स का, चार्ज का, तो उसके द्वारा जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हुआ उसी को हम क्या बोलेंगे, 1 ओम का रेजिस्टेंस बोलेंगे। अब बात आता है कि ये कुछ फैक्टर पर भी डिपेंड करता है। अभी कुछ ये फैक्टर पर भी डिपेंड करता है। तो पहला जो होता है रेजिस्टेंस को हम लोग बात करें तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर। यानी कि जिस कंडक्टर का लेंथ जितना ज़्यादा होगा, लेंथ जितना ज़्यादा बढ़ेगा, कोलिजन्स उतना ज़्यादा होगा, क्योंकि उतना ज़्यादा टकराव होता जाएगा, उतना ज़्यादा टकराव होगा, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा दोगे पाथ, टकराव बढ़ जाएगा, तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल करता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब इस पार्ट को, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जहाँ से पानी निकलता है पाइप में से, ये डायरेक्ट इसको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये वाला पार्ट। यानी कि यहाँ पर अगर बोला जाए तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई क्या हो जाता है, ए। और यहीं पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर ही बात करें तो हम लोग बोल सकते हैं जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो रो एल बाई क्या होता है, ए। जहाँ पर वेयर
रो इज, इसी को हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर्स बोलते हैं। यानी कि रेजिस्टिविटी, इसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी बोलते हैं। रेजिस्टेंस कितना फैक्टर पर डिपेंड किया, पहला तो लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, और एक डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, यानी कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ता है रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा क्या होता है, बढ़ता है। 3 फैक्टर हो गया। तीसरा, टेम्परेचर जितना बढ़ेगा रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा क्या होगा, बढ़ेगा, रेजिस्टेंस उतना बढ़ेगा। और अगला हो गया कंडक्टर का क्वालिटी पर। अब मान लो कि अगर कंडक्टर लेते हैं तो रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है, जबकि इंसुलेटर में रेजिस्टेंस क्या होता है, ज़्यादा होता है। यानी कि जितना बढ़िया कंडक्टर हो रेजिस्टेंस उतना कम, और जितना खराब कंडक्टर हो उस केस में रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा। तो ये 4 फैक्टर आप याद रखें। जब ये प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल के तो यहाँ पर एक रो आया किस पर आया, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जिसको हम लोग रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर बोलते हैं। अब ये जो होता है रेजिस्टिविटी, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ, ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, इसलिए हम बोले कि नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर, यानी कि कैसा कंडक्टर लिए, जितना खराब लेंगे रेजिस्टिविटी, मतलब क्या, मान लो कि इंसुलेटर लेते हैं तो इंसुलेटर के केस में रेजिस्टिविटी का वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा होगा, जबकि कंडक्टर के केस में वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अभी इसके बारे में हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, हम और आगे बताते हैं। अब रेजिस्टिविटी क्या आया हम बताते हैं, फिर से बताते हैं। तो R = रो एल बाई क्या आया, ए, यानी कि रेजिस्टिविटी यहाँ से देखा जाए तो हम बोल सकते हैं RA/L बोल सकते हैं। अब यहीं पर अगर हम देखें, थोड़ा सा ध्यान से दिमाग लगाएं, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, पहले तो यूनिट पहले बताओ। यूनिट सर रेजिस्टेंस का होता है ओम, इसका होता है मीटर स्क्वायर, और नीचे क्या हो गया, मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, तो ओम इंटू क्या हो गया, मीटर, ओम इंटू मीटर। अब कभी कभी आता है कि रेजिस्टिविटी को डिफाइन कीजिए, तो अगर हम बात करें कि इफ़ A = 1 मीटर स्क्वायर एंड L = 1 मीटर, देन रो इज R, यानी कि हम बोल सकते हैं यहाँ से रेजिस्टिविटी, फ्रॉम दिस रिलेशन इट इज क्लियर दैट रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर, resistivity of material of conductor is numerically equal to that amount of resistance when length of conductor is taken as 1 meter and area of cross section is taken as 1 meter square। तब उस केस में हम बोलेंगे कि रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस का इक्वल होगा, इस बात को याद रखिए। अब बात आता है कि थोड़ा सा बात को इसको समझते गए, रेजिस्टिविटी किस पर डिपेंड करेगा, मटेरियल पर। रेजिस्टिविटी एक टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, कभी कभी वर्ड आ जाता है कि रेजिस्टिविटी किस पर डिपेंड करता है, तो टेम्परेचर पर हम बोल सकते हैं, यहाँ पर लिखा है, चलो रेजिस्टिविटी, और इतना गलती क्या है बोला, रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है रेजिस्टिविटी का वैल्यू क्या होता है, बढ़ते जाता है। हाँ, एक बात और समझ लीजिए, एक आता है कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस हम लोग बोलते हैं, कंडक्टेंस रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं कंडक्टेंस। और एक आता है कंडक्टिविटी स्मॉल सिग्मा द्वारा डिनोट करते हैं, 1 बाई क्या होता है, रो। यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी को कंडक्टिविटी बोलते हैं, यानी कि जिस सब्सटेंस का रेजिस्टिविटी का मात्रा जितना कम होगा उस केस में कंडक्टिविटी उसका उतना ही ज़्यादा होगा। तो सबसे कम रेजिस्टिविटी किसका हो जाएगा, सबसे कम रेजिस्टिविटी अगर बोला जाए तो सबसे कम हो जाएगा कंडक्टर का, सबसे कम कंडक्टर का, उससे ज़्यादा हो जाएगा अलवाइज का हो जाएगा, और उस सबसे ज़्यादा हो जाएगा किसका, तो इंसुलेटर का। इसीलिए इंसुलेटर का कंडक्टिविटी क्या होता है, कम होता है। इंसुलेटर, इसीलिए हम बोलते हैं कि इंसुलेटर कंडक्ट नहीं करता।
तो सबसे कम हो जाएगा कंडक्टर, तो जब रेजिस्टिविटी कम होगा तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर इसका यूनिट का भी पूछ ले तो इसका हो जाएगा यूनिट, अगर बोला जाए तो ओम इनवर्स बोलेंगे, और इसका बोलेंगे तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये बात याद रखें। चलिए कुछ न्यूमेरिकल्स फिर से लेते हैं। न्यूमेरिकल्स तो पहला एक सुंदर सा, हम इंग्लिश नहीं लिखने वाले हैं, बहुत ज़्यादा इंग्लिश हम लिख रहे हैं, ऐसा नहीं टाइम वेस्ट करने वाला। देखो एक कंडक्टर है, ठीक है, इसके अलोंग का पोटेंशियल का डिफरेंस, ये है 60 वोल्ट, ठीक है। तब उस केस में इसमें करंट जो फ्लो कर रहा है, वो कर रहा है 15 या 4 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। अब बता रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर यही कंडक्टर को पोटेंशियल डिफरेंस 120 वोल्ट पर रख दिया जाए, 120 वोल्ट पर रख दिया जाए, तब बताना है कि उस केस में इसमें करंट कितना फ्लो करेगा। तो एक बात याद रखिए, जब भी हम लोग यहाँ से इस पार्ट पर जाएंगे तो हुआ क्या, तो रेजिस्टेंस दोनों केस में फिक्स रहेगा, रेजिस्टेंस नहीं बदलेगा, क्योंकि कंडक्टर दम सेम है। यही कंडक्टर को इतना पोटेंशियल पर रखे, तो रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो V इक्वल टू क्या होता है, IR, तो यहाँ से R इक्वल टू हो जाएगा V बाई I, यानी कि 60 बाई क्या हो जाएगा 4, यानी कि 15 ओम। इसमें भी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, रेजिस्टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि मटेरियल सेम है, तो रेजिस्टेंस में कोई बदलाव नहीं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, V इक्वल टू क्या होता है IR, अब की बार I चाहिए तो V बाई क्या हो जाएगा R, यानी कि V का वैल्यू कितना है 120 बाई R का वैल्यू कितना है 15, यानी कि ये हो जाएगा 8 एम्पियर का करंट। तब उस केस में 8 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा, रेजिस्टेंस हमेशा फिक्स रहेगा दोनों कंडीशंस में। अगला टॉपिक क्या हो जाएगा, तो ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर्स, यानी कि रजिस्टर्स को ग्रुपिंग हम लोग कैसे करते हैं उसके बारे में हम लोग थोड़ा जानते हैं। तो ग्रुपिंग अगर बोला जाए, ग्रुपिंग या कम्बिनेशन भी लिखा रहता है, कम्बिनेशन, और इंग्लिश मेरा राइटिंग धीरे धीरे जो है ना, कम्बिनेशन और ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टर्स। चलो, तो ये दो तरह का होता है, एक होता है सीरीज ग्रुपिंग और दूसरा होता है पैरेलल ग्रुपिंग। एक होता है सीरीज ग्रुपिंग, जितना फास्ट लिखाता जाएगा ना राइटिंग उतना खराब होता है, ग्रुपिंग। और जितना अब यहाँ पर देखा जाए पैरेलल ग्रुपिंग, तो एक सीरीज ग्रुपिंग होता है, पैरेलल ग्रुपिंग होता है। सीरीज ग्रुपिंग में रेजिस्टर्स को ऐसे, रेजिस्टेंस को कभी भी ऐसा जिगजैग लाइन द्वारा रेजिस्टर को डिनोट करते हैं। तो हम यहाँ रजिस्टर ले लिए R1, R2, R3। अगर इस तरह से कनेक्ट किया जाए कि इसमें फ्लो होने वाला करंट क्या हो, सेम हो। इसमें क्या होता है, करंट आपको याद रखना पड़ेगा कि करंट क्या होगा, सेम होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस अलोंग ईच रजिस्टर इज टू बी क्या हो जाएगा, डिफरेंट, हर डिफरेंट। मतलब जैसे ये देखो A हो गया, B हो गया, C हो गया और ये D हो गया, तो हर के अलोंग का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, अलग अलग होगा। जबकि पैरेलल में देखा जाए, पैरेलल में इस तरह से रजिस्टर को कनेक्ट किया जाता है, ये देखिए, आराम इंजॉय करना, ये तो इस तरह से किया जाता है कि करंट सब में क्या हो, डिफरेंट हो, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो, सेम हो। जैसे ये देखो, सब A और B के बीच में कनेक्टेड है, तो A और B के बीच में कनेक्टेड है तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगा। लेकिन करंट, अगर करंट बोला जाए तो इसमें करंट अलग, इसमें अलग, इसमें अलग। इसमें करंट अगर I1 गया तो इसमें करंट I2 जाएगा, और इसमें करंट I3। क्योंकि देखो यहाँ से I करंट आया तो सब में, अब I कैसे चला जाएगा, 3I थोड़े चला जाएगा, I1, I2, I3, यानी कि यहाँ पर R1, R2, R3। तब हम केस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए बोल देता है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो यहाँ पर सीरीज में हो जाता है RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस
R3, इसी को हम लोग R इक्विवेलेंट बोलते हैं। इक्विवेलेंट मतलब टोटल समेशन। अगर n आइडेंटिकल हो तो आइडेंटिकल के केस में हो जाता है n R हो जाता है, जितना नंबर है उससे इंटू कर देंगे। जबकि पैरेलल में अगर देखा जाए तब पैरेलल में हो जाता है 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये क्या है? R इक्विवेलेंट। अगर फॉर 2 के लिए रजिस्टर्स के लिए बात करें तो यहाँ पर हो जाता है RP में 2 रजिस्टर्स के लिए R1 इंटू R2/R1 प्लस R2। जबकि n आइडेंटिकल के लिए अगर हम लोग बोले n आइडेंटिकल के लिए तो RP इक्वल टू R बाई क्या होता है? n। हर एक लाइन को आप समझते चलिए। ये रिवीजन का मतलब ये है कि अब ये नहीं कि वीडियो को स्किप कर करके देख रहे हैं, एकदम एक लाइन सुनना पड़ेगा। ये RP इक्वल टू R में। अब दोनों का अगर हम मिला कर देख लें तो रिलेशंस हो जाता है RS इक्वल टू, या चलो ऐसे RS बाई RP इक्वल टू RS बाई RP इक्वल टू हो जाता है n², यानी RS इक्वल टू n² RP। यानी कि सबसे ज़्यादा अगर रेजिस्टेंस बोला जाए तो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस सीरीज ग्रुपिंग में होता है और सबसे कम किस में होता है? पैरेलल ग्रुपिंग में होता है। इसीलिए हम लोग का जो घर का कम्बिनेशंस लेते हैं तो घर का कम्बिनेशन हमेशा कैसा लेते हैं? पैरेलल लेते हैं। यानी कि डोमेस्टिक जितना भी कम्बिनेशन होता है पैरेलल होता है, सीरीज नहीं। सीरीज में रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। सीरीज मतलब कि एक स्विच ऑन के सब अप्लायंसेस उससे लगा हुआ है, बिजली का बिल बढ़ जाएगा। जबकि पैरेलल में क्या होगा? सबके लिए एक सेपरेट स्विच और फ्यूज दिया रहेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक बिल कम उठता है। तो इसलिए हम लोग पैरेलल डोमेस्टिक कम्बिनेशन हमेशा देखो R बाई n से डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर n से क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए रेजिस्टेंस बढ़ा देगा। ठीक है, तो इस पर हम क्वेश्चंस ले लेते हैं। अगर हम बात करें कि मेरे पास एक क्वेश्चंस ले लेते हैं। अब बात आता है कि सर ठीक है, ऐसे लेते हैं। तो ये हम एक 3 ओम का रेजिस्टेंस ले लिए, एक 6 ओम का रेजिस्टेंस ले लिए। ठीक है, 3 हो गया, 6 हो गया, और अगला क्या ले लिए? 4 ओम का रेजिस्टेंस ले लिए, और यहाँ पर एक 24 ओम का बैटरी ले लिए। अब क्वेश्चन में पूछता है, क्वेश्चन में क्या क्या पूछ सकता है? क्वेश्चन में पूछ सकता है फाइंड। अब पहला नंबर आ सकता है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अगला उसके बाद पूछ सकता है करंट इन सर्किट। फिर उसके बाद आ सकता है करंट थ्रू ईच रेजिस्टर। फिर उसके बाद आ सकता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एंड्स ऑफ ईच रेजिस्टर्स, यानी कि ईच रेजिस्टर्स के अलॉन्ग पोटेंशियल डिफरेंस हमको बताए। तो ये पूछ सकता है, क्वेश्चंस आ सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे? पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो देखेंगे ये दोनों कैसा दिखाई दे रहा है। देखो, मान लो कि यहाँ से करंट आई देते हो, नहीं आई गया। यहाँ से इसमें करंट कैसा जाएगा? I1, और इसमें कैसा जाएगा? I2। ओवरऑल मिलकर जब ये आएगा तो फिर क्या आ जाएगा? I। तो इस दोनों में करंट क्या है? अलग अलग है। जब करंट अलग अलग हो तो कौन सा ग्रुपिंग? तो देखो अभी हम बताए थे, ये देखो करंट अगर सेम है तो सीरीज, करंट डिफरेंट है तो क्या हो जाएगा? पैरेलल। और पैरेलल में 2 रेजिस्टेंस के लिए फार्मूला होता है R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। तो यानी कि उसी से हम लोग जाएंगे। तो ये दोनों पैरेलल दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर RP इक्वल टू 3 इंटू, यानी कि R1 इंटू R2 प्लस R1 प्लस R2, यानी कि 3 इंटू 6/6 प्लस 3 प्लस 6 18 बाई क्या हो जाएगा? 9, कैंसिल हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 2। अब देखो, जैसे ये दोनों को मिला दिया तो दोनों को मिलाने के बाद अब कैसा रजिस्टर्स दिखाई देगा? एक सिंगल, यानी कि ऐसा दिखाई देगा। अब हमको यहाँ मिलाने के बाद ये लगेगा कि 2 ओम, और इसी के साथ एक कौन कनेक्टेड है? 4 ओम का कनेक्टेड है। तो ये कैसा दिखाई देगा? सीरीज में, यानी कि R इक्विवेलेंट अगर बोला जाए, R इक्विवेलेंट यानी कि सीरीज में बोला जाए, तो सीरीज में क्या होता है? करंट सेम होता है। देखो करंट सेम,
तो क्या करेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3 यानी कि क्या हो जाएगा 2 + 4 यानी कि 6 ओम। अब बताता है, पहला तो हम निकाल लिए करंट इन अ सर्किट, सर्किट में करंट कितना हो जाएगा, पहला मेरा हो गया। दूसरा सर्किट में करंट कितना हो जाएगा, I = पहले तो जानो ओम्स लॉ क्या होता है, V = IR। तो यहाँ से I = क्या हो जाएगा V/R, यानी V का वैल्यू बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना देगा 24/6 यानी कि 4 एम्पियर का। एंड थर्ड नंबर करेंट थ्रू द ईच रजिस्टर्स। तो अब एक बात बताओ कि इसमें करंट कितना हो जाएगा। तो देखो यहाँ से तो निकल गया करंट 4 एम्पियर, 4 एम्पियर गया 4 एम्पियर, तो इसमें भी करंट कितना हो जाएगा 4 एम्पियर का हो जाएगा, यानी कि इसके अलोंग का पोटेंशियल का डिफरेंस कितना हो जाएगा 4 एम्पियर का हो जाएगा। ठीक है, नाम देना चाहो नाम दे सकते हो, चलो ये A दे दो, ये B दे दो, ये C दे दो। तो पोटेंशियल डिफरेंस अलोंग अगर B - C, देखो ये भी बात मान डालना, ये हाइयर होगा ये लोअर होगा, तब ना करंट इधर से इधर जाएगा, हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। B = क्या होता है IR, तो I कितना है 4 है, ये 4 है यानी कि कितना हो जाएगा 4 4 जा कितना हो जाएगा 16 वोल्ट। तो 16 वोल्ट का वोल्टेज ये खा गया। तो जब 16 वोल्ट का वोल्टेज ये खा गया तो बचा वोल्टेज कितना था, टोटल 24 वोल्ट का बैटरी, तो 16 वोल्ट ये खा गया, तो इसके अलोंग का वोल्टेज कितना हो जाएगा, यानी कि वोल्टेज अलोंग अगर हम बात करें कि वोल्टेज अलोंग A और B, तो कितना हो जाएगा 24 - 16 यानी कि 8 वोल्ट। तो 8 वोल्ट का इसके अलोंग का वोल्टेज मालूम चल गया। तब इसमें करंट अगर बोले, करंट बताइए I1 का वैल्यू, I1 = क्या होता है V/ क्या होता है R होता है, V = IR, I = V/R। V मतलब किसके अलोंग का पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है 8 है, और नीचे कितना है 3 है, तो 8/3 एम्पियर। हाँ चलो ठीक है 8/3 एम्पियर। जबकि I2 का वैल्यू बोले तो V/ क्या हो जाएगा फिर R, तो V/R आपकी बार रेजिस्टेंस कितना लगेंगे 6, तो 8/ क्या हो जाएगा 6 एम्पियर। तो ये ले लो, जोड़ कर देख लेना, जोड़ कर देख लोगे तो वैल्यू आ जाएगा। जब भी ऐड करना है तो ऐड करके देख लोगे, ऐड करने के बाद जो ही करंट आएगा वो करंट आएगा 4 एम्पियर का करंट आएगा, अगर आ रहा है तो सही है। तो इस तरह से क्वेश्चंस को इसको डील कर सकते हैं, इस चीज़ को भी आप याद रखिए, देश का विकास कीजिए। तो अगला क्वेश्चंस अगला टॉपिक पढ़ाते हैं। चलो तो फाइनली हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा और बढ़ते हैं आगे कि थोड़ा सा इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पावर, थोड़ा सा इसके बारे में जानकर लास्ट हम लोग ख़त्म करने वाले हैं। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पावर है क्या, हो जाना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी के फॉर्म में आपके पास कॉस्ट उठता है। अगर बात बोला जाए तो वर्क ही तो एनर्जी के जैसा काम करता है, जितना आप वर्क करते हैं एनर्जी के फॉर्म में लॉस होता है, यानी कि वर्क डन बाय द चार्ज ड्यूरिंग मूवमेंट ऑफ अ कंडक्टर ऑफ अ पोटेंशियल डिफरेंस भी। अगर मान लो कि कोई कंडक्टर है, यहाँ से यहाँ इस पोटेंशियल डिफरेंस तक इस चार्ज को ले जाने में जितना भी वर्क डन कराया गया, यानी कि भी क्या है पोटेंशियल का डिफरेंस, तो जितना भी वर्क डन कराया गया दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हैं। तो इसी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी Q = QV बोला जाता है। अब बात आता है कि यहाँ पर E है, तो E को एक और तरीका से, जैसे देखो ये Q है V है, तो नीचे हम T से डिवाइड और T से क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई। तो T से डिवाइड और T से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा बोलो, इसको क्या बोलते हैं Q/T को क्या बोलते हैं I। E = क्या हो जाएगा VIT। तो पहला तो फार्मूला तो मिल गया VIT, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी का पहला फार्मूला VIT। और क्या हो जाएगा, तो और इसको हम लेते हैं V को हम लोग लिख सकते हैं IR इंटू क्या हो जाएगा I इंटू T, यानी कि I²RT, यानी कि ये भी एक इलेक्ट्रिक एनर्जी का फार्मूला ही हो गया। और क्या ले सकते हैं, तो और ले सकते हैं E = देखो ध्यान समझना, एकदम ये सब कुछ नहीं, एकदम मज़ेदार चीज़ है। VIT यहीं से हम जाते हैं बाई
बाई बाई बाई बाई बाई बाई बाई, या इसी से चलो, इससे छोड़ो, हम यहीं से चलते हैं, यहाँ से चलते हैं। ई इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, आर से मल्टीप्लाई और आर से डिवाइड। तो ये क्या हो जाएगा, आई आर का होल स्क्वायर टी बाई क्या हो जाएगा आर, यानी कि वी स्क्वायर टी बाई क्या हो जाएगा आर। ये भी एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला है। तो सब इलेक्ट्रिक एनर्जी का फॉर्मूला है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है इलेक्ट्रिक एनर्जी का फॉर्मूला। अब एक बात और समझो कि कभी कभी हम लोग बोलते हैं कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक का बिल उठना नहीं चाहिए। अगर गवर्नमेंट वाला आए बिल लेने तो बोल दो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, तो हम तो एनर्जी यूज ही नहीं किए। एनर्जी का फॉर्म, अब ये बात को समझो कि वहाँ पर एनर्जी का तुम फॉर्म बदल दिया। हम लोग के पास जो भी आता है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है, उसको हम लोग मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में पंखा, एसी, कूलर जो भी है या गीजर जो भी यूज कर रहे हैं मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में यूज करते हैं। फिर उसको मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करने के लिए वहाँ पर मेहनत करना पड़ता है, गवर्नमेंट को पैसा लगाना पड़ता है, इसलिए गवर्नमेंट आपसे पैसा लेता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूनिट क्या होता है, तो यूनिट अगर हम बात करें तो इसका यूनिट क्या होता है, जूल। जूल, बस इलेक्ट्रिक एनर्जी का पावर इसका यूनिट होता है जूल होता है। जूल हम लेते हैं, जूल एनर्जी का जो यूनिट होता है वही यूनिट हो जाएगा इसका जूल। अब इसी में अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रिक पावर का मतलब क्या हो जाएगा, तो पावर का मतलब क्या होता है, अब हम दोनों को मिलाकर उसका बताएंगे, इसलिए हम थोड़ा सा पावर ही बताते हैं। पावर का मतलब क्या हो जाएगा, पावर इज इक्वल टू रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क, कितना रेट से वर्क कर रहा है, दैट इज कॉल्ड पावर, दैट इज कॉल्ड पावर। अगर मान लो कि कोई 5 सेकंड में 50 किलो उठा लिया और कोई ऐसा है कि 5 दिन में उठाया वही 50 किलो, तो सबसे ज़्यादा पावर किसके पास है, जो 5 सेकंड में उठा लिया, क्योंकि उसको रेट ऑफ डूइंग वर्क करने का क्षमता उसका ज़्यादा है, एबिलिटी ज़्यादा है, जिसकी वजह से पावर उसके अंदर ज़्यादा है। अब बताता है P इक्वल टू W/T को अभी हम क्या बोले थे, QV बाई क्या हो जाएगा T। अब इसी को क्या बोलते हो, P इक्वल टू I, Q/T को I, तो इसी को हम बोलते हैं VI, बोडा आइडिया फोन। नहीं, ये क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, I क्या हो गया, करंट हो गया। तो पहला फार्मूला हमको मिल गया। अब इस फार्मूला को अलग अलग फॉर्म में हम लोग लिखेंगे और लिखकर समझेंगे क्या। चलो P इक्वल टू V को हम क्या बोलते हैं, IR इंटू क्या हो जाएगा I, तो इसी को फार्मूला को हम लोग I स्क्वायर R, यानी ये भी बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं, V इक्वल टू I स्क्वायर R, R से मल्टीप्लाई और R से डिवाइड। तो आई आर का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर बाई आर, यानी कि V इक्वल, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा V स्क्वायर, आई आर को V बोलते हैं, बाई आर P। तो ये भी हो गया पावर का। तो पावर का फार्मूला है अलग अलग, ये भी पावर का फार्मूला, ये भी है, ये भी है, ये भी है। अब देख लीजिए कि कहाँ पर डालना। अगर पोटेंशियल डिफरेंस करंट देते ये डालिए, करंट और रेजिस्टेंस देते ये, और पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस देते ये डालिए। हाँ, इसका यूनिट का बात आता है कि यूनिट का क्या बात आता है, यूनिट का, तो यूनिट का क्या हो जाता है, वर्क जूल पर सेकंड, और जूल पर सेकंड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वाट बोलते हैं। तो वाट बोलते हैं, डब्ल्यू द्वारा डिनोट करते हैं, डब्ल्यू द्वारा। हाँ, इसी को टर्म में लेते हुए इलेक्ट्रिक एनर्जी का कमर्शियल यूनिट, यानी कि हम बात करें कमर्शियल यूनिट, कमर्शियल मार्केट में बेचने वाला, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी का कुछ कमर्शियल यूनिट हुआ, कमर्शियल जो बेचने वाला। तो पहला हो गया, क्या हुआ, वाट आवर। तो वाट आवर मतलब देखो समझो, यहाँ से अगर वर्क का यूनिट पूछता तो क्या होता, वर्क इक्वल टू कितना होता, PT होता है ना, यानी कि वाट इंटू क्या होता है, सेकेंड, दैट इज कॉल्ड जूल, यही जूल बोला जाएगा। तो वाट इंटू आवर है, तो आवर को हम लोग किस में बदलेंगे, सेकंड में। तो हम लोग क्या करेंगे, वाट इंटू आवर 60 इंटू 60 सेकेंड, मतलब 3600 जूल। वाट इंटू सेकेंड को ही जूल बोलते हैं, इतना हो जाए। या इसी को हम लोग एक और भी यूनिट लेते हैं, इसको एक और यूनिट लेते हैं, किलो वाट आवर, जिसको हम लोग यूनिट ही बोलते हैं। घर में उठता है ना यूनिट, इलेक्ट्रिक का बिल में यूनिट उठता है। तो 1 किलो वाट आवर का मतलब क्या हुआ, 1 किलो वाट आवर मतलब किलो
में कितना जूल, तो किलो का मतलब होता है 10⁻³ या 1000 लिख लो, मतलब 1000 हो गया। वाट आवर का मतलब अभी बता दिए 3600 वाट इंटू क्या हो गया सेकेंड, यानी 1 2 3 4 5 6, यानी कि 3.6 इंटू 10⁻⁶ 3 1 2 3 6 जूल। यानी कि जब भी हम बात करते हैं कि 1 किलोवाट आवर यानी कि 1 यूनिट उठा, तो 1 यूनिट का मतलब आप इतना करेंट यूज कर गए, आप यूज कर गए मतलब आपका डिवाइस इतना खा गया करेंट, जिसके वजह से 1 यूनिट उठा। अब बात आता है कि कॉस्ट कैसे हम निकालेंगे, कॉस्ट कैसे निकालेंगे, तो कॉस्ट निकालने के लिए यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट, अब कितना घर में यूनिट उठा, एंड कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट इंटू कर देंगे तो मालूम चल जाएगा कि टोटल कॉस्ट कितना आया, आपके घर में बिल कितना उठा, टोटल कॉस्ट निकालना है तो इसको कर दीजिए। तो ये कुछ तरीका है, थोड़ा सा बात और जान लेते हैं, एक क्वेश्चंस लेंगे, कुछ एप्लीकेशंस बताकर, उसके बाद वीडियो को बंद करेंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करें क्वेश्चंस हम ले लेते हैं कि मेरे पास 2 डिवाइस हैं, 2 डिवाइस, एक क्या है हीटर, एक है हीटर और एक है रेफ्रिजरेटर। तो 2 चीज़ हम लोग लेते हैं, रेफ्रिजरेटर एंड अगला लेते हैं हीटर। तो हीटर का जो पावर का रेटिंग दिया है, मतलब जो पावर दिया, तो ये बोला कि पावर इसका दिया है कितना 1000 वाट एट 220 वोल्ट, ये क्वेश्चन में दिया है। और एक रेफ्रिजरेटर यूज किया गया जो कि 400 वाट एट 220 वोल्ट। हम लोग घर का जो सप्लाई करंट होता है वो ज़्यादातर करंट कैसा होता है 220 वोल्ट का होता है। और एक पावर से एक रेटिंग निकाला जाता है। रेटिंग निकालने के लिए अगर हम बात बोलें, हम लोग का जो डोमेस्टिक यूजेज होता है, तो डोमेस्टिक जो यूजेज होता है ज़्यादातर वो 5 एम्पियर रेटिंग का होता है। तो 5 एम्पियर रेटिंग का हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ देखिए, अब ये है और ये हीटर। अब बोला जाए कि इलेक्ट्रिक का बिल का कॉस्ट दिया हो, कि अगर मान लेते हैं कि पर यूनिट अगर कॉस्ट दिया है, पर यूनिट कॉस्ट दिया है कि 1 यूनिट अगर उठता है 5 रुपया में, 5 रुपीज़ में 5 रुपया और 5 रुपया में उठता है, तो बताइए कि ये 2 घंटा यूज किए और ये 3 घंटा यूज किए, 3 आवर्स ये यूज किए और ये कितना 2 आवर्स। तो सबसे ज़्यादा कॉस्ट किसका उठेगा और टोटल कॉस्ट कितना उठेगा। कि क्वेश्चन में क्या बताना है, वीडियो पॉज करके दिखना है। तब पहले क्या करना है, बताना है कि टोटल दोनों में से सबसे ज़्यादा कॉस्ट किसका होगा, साथ ही साथ टोटल कॉस्ट कितना होगा, दोनों का कॉस्ट कितना होगा पार्टिकुलर, और उसमें सबसे ज़्यादा किसका होगा और टोटल कॉस्ट कितना आएगा। तो चलिए कॉस्ट इसका निकालते हैं। टाइम दिया है तो पर यूनिट का कॉस्ट दिया है, 1 यूनिट का खर्चा, मतलब पहले तो नंबर ऑफ़ यूनिट निकालना पड़ेगा इसका, मतलब कि एनर्जी निकालना पड़ेगा। पावर दिया है, वोल्टेज दिया है और एनर्जी निकालना पड़ेगा। तो ई इक्वल टू क्या होता है, ई इक्वल टू, या देखो हमेशा तुम लोग हम चाहते हैं ना कि तेज बनो। वर्क बाई क्या है टाइम, वर्क बाई टाइम मतलब कि एनर्जी बाई टाइम, यानी कि एनर्जी इक्वल टू कितना हो जाएगा, पावर इंटू कितना हो जाएगा टाइम, पावर इंटू टाइम। ओके, पावर कितना है, कितना पावर का है 100 वाट का है, ठीक है। कितना समय के लिए यूज़ किया 2 इंटू 2 आवर्स। तो चलो हम एक काम कर दे क्या, वाट इंटू आवर निकाल दे क्या, और वाट इंटू आवर निकाल के किलो से डिवाइड कर देंगे, वाट इंटू आवर। तो चलो हम यहाँ पर 2 आवर लिख देते हैं। तो कितना हो जाएगा 2000 वाट इंटू आवर। लेकिन यूनिट का मतलब होता है किलो वाट आवर, तो किलो वाट आवर में, तो किलो में बदलना पड़ेगा। तो किलो में बदलने का मतलब कि इसको लेकर 1000 से डिवाइड कर देना होगा। जैसे ही 1000 से डिवाइड कर देंगे तो मालूम चल जाएगा कि कितना किलो वाट आवर उठा। तो यानी कि यहाँ पर 2, अगर ये बात बोला जाए 2 किलो वाट आवर ये यूज हुआ एनर्जी।
जबकि यानी कि इसका कॉस्ट कितना हुआ, कॉस्ट अगर बोला जाए, कॉस्ट ज़्यादा नहीं उठा, ये क्या 2 × 5 रुपया यानी कि 10 रुपीज़ का कॉस्ट यहाँ पर उठा हीटर से। और इससे कितना उठा, तो चलिए हम निकाल लेते हैं, देख लेते हैं सर पहले कि एनर्जी कितना यूज हुआ। पावर इनटू टाइम, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर यानी कि W/T, तो हम निकाल दें। अब पावर का वैल्यू कितना है 400 इंटू कितना हो जाएगा, कितना देर के लिए 3, तो 12 वाट इंटू आवर। अगर किलो में बदलना होता तो किलो में बदलना पड़ता, तो इसी को हम लोग क्या करते हैं 1000 से डिवाइड करते हैं, तो 1.2 किलोवाट आवर। ओके, यानी कि इसका कॉस्ट कितना आया, इसका कॉस्ट कितना आया, तो 5 रुपीज़ इंटू 1.2 यानी कि 6 रुपया। यानी कि सबसे ज़्यादा कॉस्ट कौन उठाया, हीटर। इसीलिए आप हीटर कम यूज़ कीजिए, गर्मी में तो यूज़ कीजिए ही मत। तो हीटर सबसे ज़्यादा कॉस्ट उठाया और सबसे कम कौन उठाया, रेफ्रिजरेटर। अगर बोला जाए कि टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, टोटल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट के लिए हम बात करें, टोटल कॉस्ट तो 10 रुपया वो खाया, 6 रुपया ये खाया, यानी 16 रुपया आपका घर का बिजली का बिल उठ गया। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना है, इस बात को याद रखना है। अब बात आता है कि कुछ एप्लीकेशंस हम ले लेते हैं, कुछ एप्लीकेशंस इसका हम ले लेते हैं। तो कुछ एप्लीकेशंस कि हीटिंग इफेक्ट पर क्या क्या काम करता है। तो पहला चीज़ होता है बल्ब, जो कि बल्ब का फिलामेंट वाला बल्ब जो फिलामेंट वाला आता था, बहुत ही अच्छा बल्ब होता था। हम एक काम करते हैं, हम एक ड्राइंग बल्ब का बना लेते हैं, बहुत बड़ा बल्ब का बनाएंगे, छोटा नहीं बनाएंगे। ये लो, ये बल्ब जिसमें क्या लग रहता है, फिलामेंट लग रहता है, फिलामेंट, इसको हम बोलते हैं फिलामेंट, जो कि किससे बना रहता है, टंगस्टन का बना रहता है। ये होता है फिलामेंट, ये टंगस्टन से बना रहता है, टंगस्टन से। अब ये जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई रेजिस्टेंस होता है। आपको याद रखना पड़ेगा कि इसका हाई रेजिस्टेंस होने के वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, तो इसलिए हीटिंग इफेक्ट पर काम करता है, हीट ज़्यादा ऑब्जर्व करता है और हीट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो पहला तो एप्लीकेशन ये हो गया बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब। इसके अंदर इनर्ट गैस भरा रहता है, इनर्ट गैस भरा रहता है, इनर्ट गैस में नाइट्रोजन गैस ले लेते हैं सब। अगला जो हो जाता है हीटर हो गया, जो कि अभी बता दिए, हीटिंग इफेक्ट, ज़्यादा हीट को ऑब्जर्व करेगा। उसके बाद इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, इलेक्ट्रिक आयरन। फिर उसके बाद क्या हो सकता है, तो इलेक्ट्रिक आयरन हो गया। उसके बाद तो सबसे इम्पोर्टेंट आ जाता है फ्यूज क्या होता है, ओवरलोडिंग से बचाता है। जैसे अचानक सर्किट में करंट अगर बढ़ जाएगा तब फ्यूज का एक रेटिंग होता है, ये वायर क्या हो जाता है, मेल्ट कर जाता है। फ्यूज का एक अपना एक रेटिंग होता है, ठीक है। तो फ्यूज का एक अपना रेटिंग है, उस रेटिंग से जैसे ही वोल्टेज बढ़ता है तो ये फ्यूज वायर क्या कर देता है, मेल्ट कर जाता है। क्योंकि इसका क्या होता है, अगर बात बोला जाए तो लो रेजिस्टेंस होता है, लो रेजिस्टेंस होने के वजह से, लो रेजिस्टेंस होने के वजह से ये जल्दी क्या कर जाता है, मेल्ट कर जाता है, जल्दी मेल्ट कर जाएगा जल्दी। अब ये लो रेजिस्टेंस नहीं, सॉरी हाई रेजिस्टेंस और लो मेल्टिंग पॉइंट को। तो हर फ्यूज का क्या होता है, हाई रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट, जिसके वजह से जल्दी पिघल जाता है। जैसे ही ओवर मतलब ज़्यादा हीटिंग इफेक्ट होता है तो ये पिघल जाता है। और हर फ्यूज का एक अपना रेटिंग होता है। जैसे हम लोग का डोमेस्टिक जो यूज होता है फ्यूज, वो 5 एम्पियर का भी होता है, 1 एम्पियर का भी होता है, 10 एम्पियर का भी होता है, ज़्यादातर यही यूज होता है। लेकिन आप हीटर 4-5 लगा दिए, एक हीटर लगा देंगे तो हीटर का एक स्पेशल का जो रेटिंग हो जाएगा ना, वो रेटिंग 1000 किलोवाट का, आपको हीटर लगा दिया 1000 वाट का, तो उसके लिए रेटिंग जो आ जाएगा केवल एक हीटर के लिए, तो 220 वोल्ट पर आप यूज कर रेटिंग ऐसे निकाला जाता है। वोल्टेज भाई क्या हो जाएगा, करंट अब निकालेंगे तो वैल्यू लगभग
जो भी है, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो 0 से 0 काट दिया जाए, ये कितना हो जाएगा 50/11, यानी कि कैंसिल हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा 44,605, मतलब इतना एम्पियर का रेटिंग। तो लगभग उस केस में फ्यूज वायर जो लिया जाता है 5 एम्पियर का लेता है। इसीलिए हम लोग एक डोमेस्टिक जो अगर कभी आ जाता है एग्जाम में, तो 5 एम्पियर का हम लोग फ्यूज वायर को यूज़ करते हैं। फ्यूज वायर क्या करता है, जब भी हाई वोल्टेज अचानक अगर सर्किट में वोल्टेज बढ़ जाता है, तो बढ़ने की वजह से फ्यूज वायर क्या कर देता है, मेल्ट कर जाता है, और मेल्ट करने की वजह से सर्किट में सप्लाई होने वाला करंट क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, और अप्लायंसेस सबका बच जाता है। फ्यूज वायर हमेशा किससे कनेक्ट करना है, तो लाइव वायर से कनेक्ट करता है, इस चीज़ को याद रखना है। तो ये सब कुछ छोटा सा हम लोग एक्सप्लेन किया। इसके पहले बड़ा वीडियो बना के यूट्यूब पर रखा हुआ है, अगर जिसको डिटेल में देखना है उसको देखो, दम टाइम आपके पास है, एंजॉय करो। ये एग्जाम को देखना, एक 1 शॉट में रिविजन्स हो जाएगा। कुछ और भी है, जैसे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट भी होता है, तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, जैसे कि ये सब हम सब चीज़ को हम कवर कर ही नहीं सकते हैं। 1 शॉट का मतलब क्या है, हम कोशिश कर रहे हैं कि सबका, जैसे कि जितना हीटिंग इफेक्ट, करंट जितना ज़्यादा बढ़ेगा, हीटिंग इफेक्ट उतना ही कंडक्टर में हीट का ज़्यादा वैल्यू होगा, रेजिस्टेंस जितना बढ़ेगा हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा, टाइम जितना टाइम के लिए अगर फ्लो कराएंगे तो उस केस में हीटिंग इफेक्ट उतना ही ज़्यादा होगा, यानी कि उतना जल्दी कंडक्टर हीट कर जाएगा। तो ठीक है, इसको और डिटेल देखना है, देखा जाएगा। ये वीडियो अभी हम लास्ट करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का, और देखा जाएगा तो आगे वीडियो और क्वेश्चन का दिया जाएगा, उस वक्त और रिवीजन कराया जाएगा। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, आपको मज़ा आने वाला है। एंजॉय योर सेल्फ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।